हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बैड ब्लड। इसका मतलब इतने खौफनाक स्कैंडल्स कि शैतान भी मुस्कुरा दे। इनका लेखक का नाम है जॉन कैरी रॉ। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। बैड ब्लड 2018 में आई ये किताब सिलिकॉन वैली में बसे टेक स्टार्टअप के फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर की खौफनाक कहानी है, जिसने एक ब्लड टेस्टिंग डिवाइस के जरिए लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। पुलित्जर प्राइज विनर जर्नलिस्ट जॉन कैरीरो इसके राइटर हैं, जिन्होंने यह स्टोरी खोजी और इसे एंड तक ले गए। यह थेरानोस और इसकी वुडेर किड एलिजाबेथ होम्स की शानदार तरक्की और गुमनामी की डिटेल है। यह बुक किसके लिए है? सच्ची कहानियों के वो फैंस जो इसे गढ़ नहीं सकते, मेडिकल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल, स्टार्टअप में काम करने वाला कोई भी। अध्याय नंबर 1। एलिजाबेथ होम्स के पास एक मशीन का बेहतरीन आइडिया था जो इलाज में रिवॉल्यूशन ला सकती थी। सिलिकॉन वैली स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट की खूबियों की सॉफ्ट पेडलिंग के लिए नहीं जाने जाते। झूठ बोलने वालों का यह कैलिफोर्नियन मेका झूठे दाव, सफ़ेद झूठ और फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर पर चलता है। इन चढ़ते सितारों को दो में से एक ही रास्ते में कामयाबी हासिल होती है, चाहे गूगल, अमेजन जैसी कंपनी कुछ बड़ा करके दुनिया बदल देते हैं, या फिर इसे बेरहम मार्केट में नाकाम होने के बाद बिखर जाते हैं। लेकिन कभी कभी हालात बहुत अजीब मोड़ ले लेते हैं। एलिजाबेथ होम्स करिश्माई टर्टल नेक पहनने वाली वेडर किड के बारे में जानिए, जिनके मेडिकल रिवॉल्यूशन के वादे ने इनके आइडिया थेरानोस में पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर की लाइन लगा दी। अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वह सच नहीं हो सकती, तो ऐसा ही है थेरानोस के बारे में। यह एक्सेप्शन नहीं था कि एक छोटी सी पोर्टेबल, विफायती और 200 कॉमन कंडीशन की स्क्रीनिंग करने में कैपेबल ब्लड टेस्टिंग डिवाइस, जिसे मिरेकल मशीन कहा गया, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। यह कामयाब नहीं हुई और यहाँ से झूठ, धोखे और ट्रिक की यह कहानी अजीब मोड़ लेने लगती है। इस समरी में आप जानेंगे कि उस कंपनी की कीमत $9 बिलियन क्यों हुई जो ना काम करने वाली डिवाइस बेच रही थी, कैसे थेरानोस ने रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को गुमराह करने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल किया, और कैसे अंदरूनी विरोध को रोकना एक ट्रेजेडी बन गया। बहुत सारे लोगों की तरह एलिजाबेथ होम्स को भी सुई से डर लगता था। इस वजह से एलिजाबेथ को एक आइडिया आया, एक पहनने लायक पैच जो माइक्रोनिल्स के जरिए दिन भर के दौरान पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट कर सके। उन्हें लगा मशीन के बन जाने के बाद न सिर्फ आप सुइयों की ज़रूरत से बच जाएंगे, बल्कि यह डिवाइस खून के रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर मौजूद बीमारी का भी पता लगा सकेगा। 2004 तक उन्होंने अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपने एक साथी शौनक रवाई की मदद से थेरानोस नाम की कंपनी बना ली। लेकिन एक दिक्कत थी। दोनों को एहसास हुआ कि माइक्रोनीडल ज़रूरत पर खून नहीं निकाल पा रहा है, और यहीं से ओरिजिनल आइडिया ने नया शेप लेना शुरू कर दिया। उनका दूसरा आइडिया क्रेडिट कार्ड के साइज़ की ब्लड टेस्टिंग मशीन का था, जो पिन प्रिक के जरिए खून की कुछ बूंदें निकाल सके। इसके बाद इस डिवाइस को दूसरे थोड़े से बड़े डिवाइस के अंदर डाल दिया जाएगा, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू कर देगा। टोस्टर के साइज की दूसरी मशीन केमिकल्स और कंडक्टिविटी टेस्ट करके 240 कॉमन बीमारियों का पता लगाएगी। इन बीमारियों में विटामिन डी की कमी से लेकर दाद और HIV तक शामिल थी। यह वह मशीन थी जिसके दम पर मेडिकल रिवॉल्यूशन का दावा किया गया था। अगर यह बनाई जा सकती तो अचानक से मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल लाखों लोगों के हाथ में होता।
इन दोनों ने इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि दुनिया के हर घर में थेरानोस डिवाइस होगा। शुरुआती जांच की वजह से हज़ारों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। मशीन हार्मोस लेवल चेक कर सकती थी और इसकी इन्फॉर्मेशन हर घंटे या हर रोज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दी जा सकती थी। तब डॉक्टर्स पेशेंट को ज़्यादा दवाइयाँ लेना या एम्बुलेंस बुलाने की सलाह दे सकते थे। किफ़ायती हेल्थ केयर गरीब लोगों के पहुंच में हो सकती थी और वह डिवाइस डॉक्टरों और नर्सों का खर्चा बचा सकता था। यह इतना आसान हो जाता कि कोई भी शॉपिंग करने के दौरान भी $10 या $20 के अंदर अपना ब्लड टेस्ट करवा सकता था। सोचिए अगर आप उस मशीन को जंग के दौरान या डिजास्टर के दौरान मुहैया करा देते तो क्या कुछ हो सकता था। यहाँ तक कि एक डिवाइस आर्मी जीप में भी रखा जा सकता था। अध्याय नंबर 2। बस एक दिक्कत थी, उस मशीन को बना पाना लगभग इम्पॉसिबल था। उस मशीन को बनाने का काम थेरानोस को मिला। उन्होंने एक सैंपल तैयार किया लेकिन जल्द दिक्कतें सामने आने लगी। सिंगल पिन प्रिंट के इस्तेमाल का आइडिया कारगर नहीं रहा। यह एक बड़ी दिक्कत थी क्योंकि मशीन का मेन सेलिंग पॉइंट यही था, लेकिन एक छोटे से ब्लड सैंपल का इस्तेमाल करके 240 बीमारियों का पता लगा पाना इम्पॉसिबल साबित हुआ। कंपनी के इंजीनियर्स ने स्पेशल माइक्रो चैम्बर्स डिज़ाइन करने में बेहद मेहनत की जो खून को चारों ओर घुमा सके, लेकिन वह चाहे जितने सॉल्यूशंस निकाल रहे थे, मशीन 80 कॉमन बीमारियों से ज़्यादा नहीं चेक कर पा रही थी। उसके बाद एक्यूरेसी का सवाल उठा। जिस ब्लड का टेस्ट किया जाता वह प्रोसेस के दौरान डाइल्यूटेड हो जाता, जो रिजल्ट पर डाउट पैदा करने लगा। यह एकलौती टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, यह मशीन टेम्परेचर सेंसिटिव भी था। यह तरह तरह के मौसम वाली दूसरी जगहों पर कैसे काम करती थी। उसी दौरान मशीन की नलिकाएं बंद हो जा रही थी। 1 महीने के अंदर वह बेकार हो गई। इसका मतलब उन्हें साफ़ करने के लिए एक इंजीनियर को भेजना पड़ सकता था। मशीन सोडियम और पोटेशियम लेवल का अच्छे से पता नहीं लगा पा रही थी। जब उन्हें पिनप्रिक से बाहर निकाला जाता तो रेड ब्लड सेल अलग हो जाते। यह रिजल्ट को बहुत डाउटफुल बना रहा था। थेरानोस के लैब डायरेक्टर एलन बीम्स को शक होना शुरू हो गया। उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट को HIV टेस्ट का प्लान बनाने के लिए राज़ी कर लिया। ऐसे इम्पोर्टेंट टेस्ट के लिए किसी ख़राब मशीन पर डिपेंडेंट होने का नतीजा सोचा नहीं गया। प्रॉब्लम बढ़ती गई, लेकिन थेरानोस ज़रूरत पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मुहैया नहीं करा रही थी। नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स का मशीन को लेकर शक बढ़ने लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन के वाइस चांसलर टिमोथी हैमिल खासतौर पर डाउट में थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखकर कहा कि अगर आप 1000 सालों तक भी काम करते रहे तो भी खून की एक बूंद के जरिए 240 अलग अलग बीमारियों का पता लगा पाना नामुमकिन है। चैरिटी बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन कम ज़्यादा करके थेरानोस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जितनी ज़रूरत थी मुहैया किया जाता रहा, जब तक कि उन्होंने अपने डिवाइस को मार्केट में लॉन्च नहीं कर दिया। अध्याय नंबर 3। होम्स कायम रही। उन्होंने अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए अपने चार्म का इस्तेमाल किया। एलिजाबेथ होम्स ना उम्मीद नहीं हुई थी। असल में वह थेरानोस के आसपास र्यूमर्स को दबाने और करिश्माई बॉस के तौर पर इतना बिजी थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम पर ध्यान देने का उनके पास वक्त ही नहीं था। वह जल्दी फीमेल स्टीव जॉब्स के तौर पर अपनी रेपुटेशन बना सकती थी। अपने ब्लैक टर्टलेनक स्वेटर और बोलते वक्त अपनी गहरी आवाज़ से कुछ ऐसा ही इम्प्रेशन बनाती थी। वह सिलिकॉन वैली की एक ऐसी महिला थी जिन्हें बहुत कम उम्र में कामयाबी मिल गई थी। उनकी कंपनी में पैसा आना शुरू हो गया था। थेरानोस को रिप्रेजेंट करने के लिए होम्स ने एड एजेंसी को चुना। यह चॉइस भी जॉब्स को ट्रिब्यूट थी। इस कंपनी ने इससे पहले एप्पल के लिए काम किया था। एजेंसी के CEO और एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर कैरिसा बियंची और
पैट्रिक ओ'नील एलिजाबेथ के साथ थे। उन्हें भी यकीन था कि थेरानोस का फ्यूचर ब्राइट है। जब उन्होंने एलिजाबेथ को देखा तो उन्हें फ्यूचर का आइकॉन नज़र आया, पहली सेल्फ मेड बिलियनियर बिजनेस वूमन जिसने लोगों की जान बचाने वाली एक मशीन बनाकर कामयाबी हासिल की। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ। 2014 तक थेरानोस की कीमत $9 बिलियन हो गई और हैवीवेट्स, सेफवे और वालग्रीन जैसी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को मशीन सप्लाई करने का एग्रीमेंट भी हुआ। दोनों ही मल्टीनेशनल्स अपने मेडिकल और वेलनेस प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाने का सोच रहे थे और उन्होंने ब्लड डायग्नोसिस को अपने बिजनेस मॉडल के लिए ग्रोथ की गारंटी माना। ऑन साइट क्लिनिक में थेरानोस की मशीन रखने के लिए सेफवे ने अपने स्टोर्स की मरम्मत के लिए $350 मिलियन इन्वेस्ट भी कर दिए। वालग्रीन में अपने 8,134 ब्रांचों में से हर ब्रांच में एक बॉक्स रखने का फैसला किया। सिलिकॉन वैली में सोच और हकीकत बहुत कम ही मिलते थे। अपनी कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावे करना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का बहुत आसान तरीका था। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के बारे में यह सब ठीक है, लेकिन जब आप ब्लड टेस्टिंग जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हालात थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन थेरानोस आगे बढ़ती रही। इसने मिलियन डॉलर फर्म ओरेकल के पीछे का दिमाग लैरी एडिसन को एडवाइज़र के तौर पर हायर कर लिया और उनका मॉडल अप्लाई किया। मतलब ख़राब सॉफ्टवेयर भेजना और बाद में बेटा टेस्टिंग के दौरान इसे परफेक्ट करने के लिए काम करना। अगर थेरानोस ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च किया होता तो क्या हो सकता था? क्या कंपनी ने हेल्थ केयर रिवॉल्यूशनराइज कर दिया होता जैसा कि इसके फाउंडर ने दावा किया था? यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। थेरानोस अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए बहुत जल्दी में थी। मशीन का एडिशन मार्केट में लाने का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसने कहा कि बॉक्सेस खून की एक बूंद का इस्तेमाल करके लगभग 800 टेस्ट कर सकेंगे। रिजल्ट 30 मिनट के अंदर तैयार होगा और यह सारी चीज़ें पूरी तरीके से FDA अप्रूव्ड है। यह एक झूठ का भंडार था। मशीन ज़्यादातर टेस्ट कर ही नहीं सकती थी। इसलिए इम्यूनियस एक ऐसा टेस्ट जो एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करके प्रोटीन का पता लगाता है के दौरान मशीन ब्लड प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल का काउंट पता करने के लिए हेमेटोलॉजी परफॉर्म नहीं कर सकती थी। जनरल केमिस्ट्री टेस्ट तो मशीन के लिए बहुत दूर की बात थी। क्लिनिक पर आने वाले कस्टमर इम्यूनियस कराना चाहते थे तो वह सिर्फ पिन प्रिक टेस्ट ही करा सकते थे। हेमेटोलॉजी और केमिस्ट्री टेस्ट नसों से खून निकालने वाले ट्रेडिशनल तरीके से ही किए जाते रहे। कस्टमर के खून से भरी शीशी को पालो आल्टो की एक लैब में ले जाया जाता, जहां दूसरी कंपनी की बनाई मशीनों का इस्तेमाल करके इस टेस्ट को किया जाता, खासतौर पर सीमेंस का इस्तेमाल। थेरानोस अपना वादा पूरा कर रही थी, लेकिन यह पूरी ही ऑप्शन बहुत ना उम्मीद करने वाला था, क्योंकि उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट मैजिकल मशीन थी। लेकिन उन्होंने लगभग हर किसी को बेवकूफ़ बनाया, जिससे थेरानोस को अप्रूवल देने वाले रेगुलेटर्स भी शामिल थे। वह किसी लैब के ब्लड टेस्टिंग स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराते थे, जिसमें थायराइड, विटामिन डी और PSA टेस्ट शामिल थे। तो थेरानोस ने क्या किया था? उन्होंने छुपके से टेस्ट करने के लिए किसी और मशीन का इस्तेमाल किया, यह जानते हुए कि रेगुलेटर्स यही सोचेंगे कि नई रिवोल्यूशनरी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। अध्याय नंबर 4। अपने फ्रॉड को बरकरार रखने के लिए कंपनी लगातार झूठे आंकड़े दिखाती रही। थेरानोस सिर्फ इन्वेस्टर्स और कस्टमर से झूठ नहीं बोल रही थी, कंपनी पूरी मेडिकल फील्ड और प्रेस को भी धोखा दे रही थी। इस वक्त तक थेरानोस टीम अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए हेरफेर करने और झूठे डेटा दिखाने में मास्टर हो गई थी।
मतलब सिर्फ सक्सेसफुल टेस्टर्स के ही रिजल्ट्स। अक्सर यह टेस्ट किसी तीसरी पार्टी के मशीन से लैब में किए जाते और इंटरेस्टेड पार्टी को फॉरवर्ड कर दिए जाते। थेरानोस ने यह झूठ भी फैलाया कि उसकी मशीन एक एफिशिएंसी को एक्सपर्ट्स ने फिर वेरीफाई किया है, जो एक झूठा दावा निकला। इस डिवाइस को लेकर एकलौता एक्सपर्ट्स का आर्टिकल हेमेटोलॉजी रिपोर्टर्स नाम के अप्रसिद्ध एक पेड टू पब्लिश इटालियन जर्नल में निकाला था। आर्टिकल में दिया गया डेटा मुश्किल से 6 पेशेंट्स का था। कंपनी लगातार यह दावा करती रही कि यह कन्वेंशनल ब्लड टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है। जब डेटा से साबित करने के लिए जोर डाला गया तो थेरानोस ने कहा कि ब्लड टेस्ट में हुई 93% गलतियाँ ह्यूमन एरर है, जिससे लगा कि इसके बॉक्सेस ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। लेकिन कंपनी ने एक छोटी सी डिटेल नहीं दी, वह यह इसके प्रोडक्ट की एक्यूरेंसी कंपटीटर प्रोडक्ट से बहुत कम थी। जब रेगुलेटर्स ने डिवाइस को टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि 65% केस में एवरेज एक्यूरेट थी। टेस्टोस्टेरोन जैसे टेस्ट 87% बार फेल हो गए। लेकिन थेरानोस ने दावा किया कि ज़्यादातर गलतियाँ ह्यूमन एरर है और मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब होने के बाद भी कंपनी इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट कर पा रही थी। उन्होंने कुछ और झूठ बोले। इन्वेस्टर्स को दिखाया गया कि डिमॉन्स्ट्रेशन झूठा था। जिस तरह की धोखेबाजी यहाँ हो रही थी उसने सारी हदें पार कर दी थी। मशीन प्रोडक्ट के शुरुआती दिनों में थेरानोस उन डिवाइसेस का मजाक बनाती थी जो एक्यूरेटेड ब्लड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते थे। स्क्रीन पर झूठे आंकड़े आने से पहले मशीन से खून टपकता हुआ दिखाई देने लगा था। इन्वेस्टर्स को अंधेरे में रखा गया। जब वीआईपीएच पालो आल्टो आते तो दिखाने के लिए उन्हें ब्लड के कुछ बूंदें डिवाइस में रखी दी जाती और जैसे ही वह बाहर निकलते वह खून सीमंस की मशीन के जरिए टेस्ट करने के लिए लैब भेज दिया जाता। थेरानोस ने एफडीए इंस्पेक्शन को धोखा देने के लिए सारी हदें पार कर दी, लेकिन एफडीए कैपेनर होने का ढोंग भी करती रही। अब तक आप सोचने लगे होंगे कि इतने ध्यान से रेगुलेट की जा रही मार्केट में थेरानोस कैसे स्कैम करने में कामयाब कैसे हुई। जवाब सिंपल है, एफडीए इंस्पेक्शन को धोखा देने के लिए इतने सारी हदें पार कर दी थी। थेरानोस की अलग चाल यह दिखाना था कि मशीन कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है। चूँकि रिजल्ट एनालाइज करने के लिए पालो आल्टो के पास भेजा गया, इसने दावा किया कि मशीन का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजना करना है। इसका मतलब इसका एफडीए रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं था। जब यूएस आर्मी के कर्नल डॉक्टर शूमेकर ने बॉक्स को मिलिट्री हॉस्पिटल में लगाने से पहले एफडीए से अप्रूव करा लेने पर जोर दिया तो थेरानोस अपनी बात से पलट गई। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि मशीन एफडीए अप्रूव्ड है, लेकिन डॉक्टर शूमेकर के रिटायरमेंट की वजह से यह प्रोजेक्ट ठप हो गया था और उसके बाद जल्द ही ख़त्म कर दिया गया था। इस वक्त तक अनऑफिशियली एक नई पॉलिसी जारी कर दी गई थी, टेस्ट के चेरी पैकिंग, जो एफडीए स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी थी। फॉर एग्जांपल, मशीन HSV-1 और दांत का टेस्ट एक्यूरेटली परफॉर्म कर रही थी, तो थेरानोस ने उनके बिना पर एफडीए अप्रूवल हासिल कर लिया। कंपनी यही नहीं रुकी, इसने बड़ी ठिठाई से एक गाना और डांस तैयार किया जिसमें दावा किया गया कि एफडीए ने इस मशीन की वकालत की है। यकीनन एजेंसी ने इसे कुछ ही टेस्ट के लिए अप्रूव किया था, लेकिन एक अच्छी कहानी के बीच सच को क्यों आने दिया जाए। और सच में यह एक अच्छी कहानी थी। थेरानोस की फ्री में खूब पब्लिसिटी हो रही थी। अध्याय नंबर 5। कंपनी ने विरोध को दबाकर और ड्रोन्स हायर करके अपने राज छुपाए रखे। थेरानोस में मौजूद हर शख्स उसके इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से राजी नहीं था। एम्प्लॉयज़ में खूब नाराज़गी थी। कंपनी का बहुत बड़ा स्टाफ टर्नओवर था। जब एम्प्लॉयज़ को अपने मालिक की धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ों ने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि वह तब भी नहीं बोल सकते थे। प्रेस को इन्फॉर्मेशन न लीक हो जाए, इसलिए थेरानोस ने एम्प्लॉयज़ से एक
कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करवा लिया। लेकिन इससे रेजिग्नेशन का सिलसिला नहीं रुका। पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव टीम और बहुत सारे वर्कर्स जॉब छोड़कर चले गए। थेरानोस ने दूसरी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। इसने इंडियन एम्प्लॉयज़ को हायर करना शुरू कर दिया जो सिर्फ थेरानोस के वर्क वीज़ा पर यूनाइटेड स्टेट्स में रह सकते थे। इंडिया में स्टाफ हायर करना काफ़ी आसान था। एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड और इस प्रोजेक्ट में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाला सनी बलवानी इंडियन था और इंडियन टेक इंडस्ट्री में उसने काफ़ी कनेक्शन थे। जल्द ही बलवानी ने खाली हुई पोजीशंस इंडियन वर्कर्स से भर दी। यह एक शातिर स्ट्रेटजी थी क्योंकि वह वर्कर अपनी जॉब खोने और डिपोर्ट कर दिए जाने को लेकर डर गए थे। वह कंपनी के फ्रॉड पर चुप रहे क्योंकि यह वर्कर्स स्ट्रिक्ट और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के आदी थे। इसलिए ऐसे वर्कर्स थेरानोस को राइट ट्रैक पर दिखाने के लिए आइडियल थे। लेकिन जल्द ही यह पॉलिसी ट्रेजेडी में बदल गई। सालों में थेरानोस के इम्यूनेशंस टेस्ट पर काम करने वाले ब्रिटिश बायोकेमिस्ट इयान गिब्स ने 2013 में सुसाइड कर ली। इससे पहले मशीन को लेकर कंपनी के फ्रॉड पर सवाल करने की वजह से उन्हें डिमोट कर दिया गया था। उनके ऑब्जेक्शन की वजह से उन्हें एक कम काबिलियत रखने वाले जूनियर साइंटिस्ट से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ एक खासियत थी कि वह चुप रहने को तैयार था। थेरानोस अपने टॉप साइंटिस्ट को जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्हें जूनियर पोजीशंस पर डिमोट कर दिया गया। गिब्बन्स इस उम्मीद में कंपनी में बने रहे कि एक दिन वह मशीन को परफेक्ट कर देंगे। डिमोशंस का बुरा नतीजा हुआ। जल्द ही गिब्बन्स अल्कोहलिक हो गए। थेरानोस के फैसले के 2 महीने बाद उन्होंने अल्कोहल के साथ एसिटामिनोफेन लेकर अपनी जान दे दी। कोई नहीं जानता था कि थेरानोस के इस पागलपन की वजह से कितने मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। हम इतना ही जानते हैं कि वालग्रीन के कंपनी से कोलैबोरेशन तोड़ने तक सिर्फ एरिजोना में ही इसके बॉक्सेस 10 लाख बार इस्तेमाल हो चुके थे। थेरानोस को $4.65 बिलियन वापस करने के लिए कहा गया, जो इसने एस्टेट में ब्लड टेस्ट कंडक्ट कराकर कमाए थे। कुल मिलाकर एलिजाबेथ सिलिकॉन वैली में बड़ा नाम बनाने वाले थे। उसे फ्यूचर की फीमेल एस्यू जब समझा गया। इस करिश्माई ब्लैक टर्टलनेक पहले वाली वुडर किड ने दुनिया से एक किफ़ायती पोर्टेबल क्विक ब्लड टेस्टिंग चिप के जरिए मेडिकल रिवॉल्यूशन का वादा किया, जो कि लगभग 200 मर्ज का पता लगा सकती थी। लेकिन थेरानोस नाम की जो कंपनी उसने दावों के बिना पर बनाई थी, वह पत्तों की तरह खोखली निकली। जब थेरानोस के मैनेजमेंट को एहसास हुआ कि उनका मैजिकल मशीन काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने इन्वेस्टर, कस्टमर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से झूठ बोलना शुरू कर दिया।